Hello students, once again I welcome you all to the channel English Shala. The topic that we are going to discuss today is verb. हम सब जानते हैं वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। आप जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग वर्ब्स, पहले तो मैं आपको बता दूँ वर्ब्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि वर्ब्स पर आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्यों मैंने 3 वीडियोस में इसको बनाया अलग अलग? क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो होगा आज का मेरा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होगा कि एक्चुअली वर्ब्स होती क्या हैं, इनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा यानी कि दूसरा जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे होगा, जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब का। तीसरा जो हमारा वीडियो होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप एसएससी, बैंक या अदर वनडे एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं तो हम चलते हैं आज बेसिकली अपने पूरे वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो आपके सामने देखिए वर्ब। अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक वर्ब है क्या। तो मैं आपके सामने बता दूं, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अ बीइंग एंड अ पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब 3 तरीके का अपीयर होता है आपके सामने, यानी जब भी वर्ब आएगी तो 3 तरीके से आएगी। या तो कोई वो एक्शन करेगी, या वो आपको कोई बीइंग या स्टेट बताएगी, या कोई पोजीशन की बात करेगा वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब अगर डिनोट करता है तो 3 मीनिंग या 3 सेंस, एक एक्शन का, एक बीइंग का और एक पोजीशन का। ये तीनों का मतलब क्या है हम आपको 3 सेंटेंस से समझाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, कह रहा है राहुल प्लेज हॉकी। तो राहुल खेलता क्या है? हॉकी खेलता है। तो यहाँ पे प्ले क्या है? एक एक्शन वर्ब है। प्ले क्या है? एक एक्शन वर्ब है। यहाँ पे जब भी कोई प्ले करेगा तो वह एक्ट करेगा, एक्शन करेगा, प्ले ही नहीं। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं वॉच, स्लीप, रीड, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है शी इज अ गुड कुक। वह एक अच्छी कुक है। इसका मतलब वहां इस समय वो है, वो इसके बीइंग या स्टेट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में वो एक अच्छी कुक है। अगर हम यहाँ वॉज कर दें तो पास्ट टाइम की बात हो जाएगी। इसका मतलब इज, एम, आर या वॉज वर, ये सब आपके बीइंग वर्ब्स हैं। तीसरी जो वर्ब पोजीशन काइंड की है वो देखिए, जैसे हमने कहा ही हैज अ बिग हाउस, यानी उसके पास एक बहुत बड़ा सा घर है, एक बड़ा सा घर है। तो हैज़ यहाँ पोजीशन बता रहा है। हैज़ का मतलब होता है कीप, यानी कि वो क्या रखता है, एक बड़ा घर रखता है, यानी कि उसके पोजीशन में एक बहुत बड़ा घर है। तो हैज़, हैव या हैड, यहाँ चाहे हम हैज़ की बात करें, चाहे हैव की बात करें या हैड की बात करें, ये सब पोजीशन बताता है। चाहे हम इस की बात करें, एम की बात करें, आर की बात करें, वाज की बात करें या वर की बात करें, ये सब बीइंग बताते हैं। तो इज, एम, आर, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, वॉच, स्लीप एंड रीड। तो ये पहला सेंटेंस, जैसे राहुल प्लेज हॉकी, तो प्ले यहाँ पे एक्शन वर्ब है, जिसमें वॉच, स्लीप, रीड एट्सेट्रा ये सब सारी की सारी एक्शन वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वाज वर ये सब बीइंग बताते हैं। हैज़, हैव, हैड ये सब पोजीशन बताते हैं। इसका मतलब एक वर्ब जो है वो डिनोट करती है 3 मीनिंग, एक एक्शन का, एक बीइंग का और एक पोजीशन का। ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब है क्या, वर्ब कितने तरीके के सेंस एक्सप्रेस करती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब, कि एक वर्ब को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने तरीके की वर्ब होती है, इसकी हम बात करते हैं। तो जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें उठते हैं वर्ब के क्लासिफिकेशन में, वो हैं एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ये बता दें। पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर आप एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे क्लास 6, 7, 8 लेकर के 12 तक के बच्चे की बात करें, आप चाहे टेट का एग्जामिनेशन देख लीजिए, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड्स के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, इसमें
एक सेंटेंसेस को अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है, बच्चे को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है, स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ब दिस पर्टिकुलर पार्ट इज। तो पर्टिकुलर पार्ट को दे देंगे, वो उसमें पूछ लेंगे किस तरीके की वर्ब है। वो ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है, वो फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है, वो पोजीशन वर्ब भी हो सकती है, या बीइंग वर्ब भी हो सकती है, या एक्शन वर्ब हो सकती है। तो कहने का मतलब है इस टाइप के क्वेश्चंस चाहे 6, 7, 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को हम पढ़ाएं, उनके सामने भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं जो स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशंस हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम वनडे एग्जामिनेशंस की बात करें जिसमें हम आपका एसएससी आता है, बैंक के एग्जामिनेशंस आते हैं, क्लैट के एग्जामिनेशंस आते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन वो स्पॉटिंग एरर के बिहार पे उसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक सेंटेंस को 3-4 टॉपिक में 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पे आता है, तो भी आपको ये नॉलेज उसमें काम आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होगा वो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हिंदुस्तान के छोटे से छोटे एग्जामिनेशन से लेकर के बड़े से बड़े एग्जामिनेशन तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। डेली लाइफ में हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, ये नहीं समझ में आता है इसके साथ वर्ब कैसे आएगा अगर सब्जेक्ट इस तरीके से आया है तो इनफैक्ट ये तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी पहला हमारा जो वीडियो है हम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो जैसा कभी हमने आपको बताया कि अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अ बीइंग एंड अ पोजीशन, तीनों एग्जाम्पल्स हमने आपको समझा दिया। अब अगला पॉइंट हम उठाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ठीक, जैसा कि हम कह रहे थे अगला जो पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो हम दो तरीके का क्लासिफिकेशन इसमें पाते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि व्हाट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब एंड व्हाट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। एक छोटा सा डेफिनेशन हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सिंपल शब्दों में समझें तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का आना तय है, लेकिन इन ट्रांसिटिव वर्ब के बाद इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए, इधर मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा ही रोट आ लेटर, उसने लिखा क्या, एक लेटर लिखा। लिखा क्या गया है, एक लेटर। इसका मतलब जो राइट यहां वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म है रोट, उसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी है लेटर। इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कैसी हुई, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर मैं कह दूं ही रोट वेल, वो बहुत मतलब वो अच्छा लिखा, लेकिन लिखा क्या है, इट इज नॉट रिटन हियर। इसका मतलब उसने लिखा तो अच्छा, लेकिन क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देयर, हेंस इट इज इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये तो क्लियर हो गया। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिट करना मतलब चेंज करना, तो जब वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को सामने ले आएगी तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, जब वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, वेल इसका मैनर बता रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इज दैट क्लियर, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। दो और एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिए माई ब्रदर प्लेज द फ्लूट, तो मेरा भाई फ्लूट बजाता है, बांसुरी बजाता है। तो प्ले क्या करता है, फ्लूट, यानी कि प्ले का यहां पे ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये प्ले कैसी वर्ब हुई, ट्रांसिटिव वर्ब हुई। लेकिन अगर मैं कह दूं माई ब्रदर प्लेज या प्लेड वेल, मेरा भाई अच्छा बजाया, अच्छा खेला, लेकिन क्या बजाया क्या खेला, इट्स नॉट गिवन देयर। इसका मतलब यहां ये प्ले कैसी वर्ब हुई, इंट्रांसिटिव वर्ब। आई होप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या है ट्रांसिटिव वर्ब और क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, इसमें समझाना है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस।
फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मॉडिफाइड बाय इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होगी वो अपने सब्जेक्ट और अपने टेंस के द्वारा मॉडिफाई होगी, यानी कि अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नॉट मॉडिफाइड बाय इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। इसका मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती, यानी कि उसके ऊपर अपने सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज द गिटार। अब यहां प्ले, जैसा कि हम जानते हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन वर्ब कैसी है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि प्ले में एस लगा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अगर यहीं प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब में ऐसे एस ना लगता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्ले वर्ब है ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दूं ही लव्स प्लेइंग द गिटार, उसे पसंद है क्या बजाना, क्या बजाना, द गिटार। इसका मतलब ही लव्स, वो पसंद करता है क्या बजाना। अब बजाने के सेंस में जो भी वर्ब आएगी वो प्लेइंग ही होगी। और यहां लव्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन प्लेइंग में आईएनजी लग रहा है। ये मत समझिएगा कि ये कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब में आ रही है ना, ये है जेरंड। और जेरंड सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो उसे गिटार बजाना पसंद है, बजाना, टहलना पसंद है, लिखना पसंद है, दौड़ना पसंद है, कुछ भी करना पसंद है। तो करना का सेंस यानी कि जीरंड, चाहे वो सब्जेक्ट आ जाए, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग टहलना, प्लेइंग बजाना या खेलना। तो कहने का मतलब ये जो मेन वर्ब है जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है फाइनाइट वर्ब है, और जिस वर्ब पर इसके टेंस और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक चीज़ याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 वर्ब्स आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव का, जेरेंड का, पार्टिसिपल का। जैसे एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, ही कॉल्ड मी टू मीट, वह मुझे बुलाया, किसके लिए, मिलने के लिए बुलाया। तो कॉल्ड, एज वी नो, कॉल्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही तो टेंस के अकॉर्डिंग कॉल्ड आया, लेकिन मिलने के सेंस में मिलने के लिए जो आया वो इन्फिनेटिव का काम करा। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म हमेशा इन्फिनेटिव बनता है। तो यहाँ जो भी इन्फिनेटिव जीरंड पार्टिसिपल आएगा वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि मिलने के सेंस में हमेशा टू मीट ही लगाना है। चाहे वो मुझे बुलाता है तो कॉल्स हो जाएगा, बुलाया कॉल्ड हो जाएगा, बुलाएगा विल कॉल हो जाएगा, ये वर्ब तो चेंज हो जाएगी। लेकिन मिलने के सेंस में अगर लगाना है आपको कोई वर्ब तो टू मीट ही लगाना है। यहाँ पे टू मेट नहीं लगा सकते, टू मीटिंग नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस से मॉडिफाई होगी उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, और जिस वर्ब पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई इफेक्ट ना पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपसे, वर्ब क्या है, यानी कि वर्ब क्या क्या डिनोट करता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, जिसमें आपको ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है। तीसरा पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट वर्ब। अगर वर्ब को आप पढ़ रहे हो तो पहले ये सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हमें आपको बताना था, जैसे हमने अभी आपको एक चीज़ बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया था, अभी आपको बता दूं कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन
ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको फिर से चलता हूं बताने वो चीज कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अभी देखिए बोर्ड पे आपके सामने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट ये हमें आपको तुरंत ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये चूंकि ये पॉइंट छूटने ना पाए इसलिए हमने सोचा कि आप बता दें हम आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ लीजिए पहले। जैसे आपके सामने हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस ध्यान दीजिए, शी गेव मी अ पेन। यहां पे देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, गेव वर्ब है, इसका दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें बताइए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या ये भी पूछ सकता है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता दे रहे हैं, ये दोनों चीजें हम एक ही सेंटेंस से आपको समझा दे रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट व्हाट का एक्सप्रेशन देगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमें whom का एक्सप्रेशन देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए इस सेंटेंस में शी गेव, व्हाट शी गेव, अ पेन। तो पेन किसका एक्सप्रेशन दे रहा है, व्हाट का, यहां whom नहीं, लेकिन किसको दे रही वो पेन, मी, यानी मी किसका एक्सप्रेशन दे रहा है, whom का। तो शी गेव अ पेन टू whom, टू मी, इसका मतलब मी किसका एक्सप्रेशन दे रहा है, whom का। लेकिन अगर शी गेव मी, उसने मुझे दिया क्या दिया, व्हाट शी गेव, अ पेन। तो यहां पे अ पेन इज गिविंग द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट एंड अ पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड शी गेव अ पेन किसे, मी, whom का एक्सप्रेशन दे रहा मी, इसका मतलब यहां पे मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दें तो बस इतना याद रखिएगा, जो जितने भी लिविंग बींग्स आते हैं जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करती हैं। जैसे यहाँ शी गेव मी अ पेन, राइट, तो यहाँ पे मी इज लिविंग बींग, पर्सन के लिए आ रहा है, अ पेन इज लाइफलेस, नॉन लिविंग है, ये थिंग के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे ये व्हाट का एक्सप्रेशन दे रहा है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, हिम, देम, ये सब अगर कोई पर्सन की भी बात करें, नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, तो ये हमेशा नाउन प्रोनाउन मतलब लिविंग बीइंग, तो वो हमेशा whom की बात करेगा, whom की बात करेगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू क्या क्या चीज़ें समझी, व्हाट इज अ वर्ब, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, तीसरा टाइप्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हम इन सब जितने भी तीनों पॉइंट्स पढ़े हैं पहले उस पर एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करके ये आप जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी देयर आर 7 सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम अच्छे से समझ लें, एक्सरसाइज कर लें, तो आज जितना भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने वर्ब के डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे आपके। तो हम चलते हैं पहले सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस कह रहा है शी वॉच्ड अ फिल्म। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाए कि इस सेंटेंस में किस कैटेगरी की वर्ब आई है, यानी कि वर्ब कैसी है, मतलब अब पोजीशन शो कर रही है, या बीइंग शो कर रही है, या एक्शन शो कर रही है, तो एज वी कैन से देयर इज अ वर्ब वॉच्ड। अब वॉच वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो एक्शन वर्ब का ही पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, राइट। पोजीशन का भी होता है, इसका हैव हैड होता है, लेकिन वो पास्ट फॉर्म सिर्फ होता है। तो कहने मतलब जो वर्ब तीनों फॉर्म में आती है, मेन वर्ब, राइट, एक्शन वर्ब, तो वो यहाँ पे कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे वॉच हमने बताया, तो वॉच, राइट, लिसन, रीड, तो ये सब सी, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्शन वो कर रही है, वॉच करने का, यानी कि शी वॉच्ड अ फिल्म, उसने फिल्म को देखा, उसने एक फिल्म देखा है। तो यहाँ पे वॉच इज कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब डिनोट कर रही है वो क्या डिनोट कर रही है, एक्शन डिनोट कर रही है, ना तो बीइंग डिनोट कर रही है, ना ही पोजीशन डिनोट कर रही है। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब क्या डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब डिनोट कर रहा है वो क्या है, बीइंग।
तो याद होगा हमने, सॉरी पोजेशन, तो हैज, हैव और हैड। सेकंड सेंटेंस में देखिए जो वर्ब हैड है जिसको हमने सर्कल में कर दिया है, यहाँ पे हैड क्या डिनोट कर रहा है, हैड इज डिनोटिंग अ पोजीशन, यानी कि हैज, हैव, हैड हमेशा पोजीशन बताता है और हैड पास्ट टेंस का पोजीशन बताता है। तो हिज फादर हैड अ स्कूटर, इसका मतलब उसके फादर के पास स्कूटर है नहीं, उसके फादर के पास स्कूटर था, पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड पोजीशन का बात करता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो क्या डिनोट कर रही है, पोजीशन। तीसरे सेंटेंस देखिए वॉज वर्ब है, यहाँ पे देख सकते हैं वॉज क्या डिनोट कर रहा है। अगर तीसरे सेंटेंस में पूछ लिया कि व्हाट डज द वर्ब डिनोट हियर इन द थर्ड सेंटेंस, तो इट इज डिनोटिंग अ बीइंग। तो इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वर्ब पास्ट टेंस में बीइंग का सेंस देता है। याद रखिएगा इज एम आर वाज वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आई जिसमें आईएनजी लग रहा है तो वो समझिए कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहा है। लेकिन सिर्फ इज एम आर वाज वर्ब अगर मेन वर्ब के तौर पे आते हैं तो समझिए ये बीइंग डिनोट कर रहे हैं। तो इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ब वाज इज डिनोटिंग बीइंग। फोर्थ सेंटेंस में अगर पूछ लिया कि फोर्थ सेंटेंस में जो वर्ब है वो किस टाइप की वर्ब है, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे रूट देखिए वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है अ पोएम, इसका मतलब ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। ऐसे अगले क्वेश्चन में अगर हम चलें, अगर इसमें पूछ लिया कि यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, तो ही डांस्ड वेरी वेल, तो वेल इज मैनर, वेर इज डिग्री, कहने का मतलब ये दोनों एडवर्ब हैं, वेरी वेल। यानी डांस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज ही डांस, उसने डांस किया, उसने एक्शन किया, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे डांस किया, वेरी वेल, ये तो उसका एडवर्ब है, एडवर्ब बता रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे यानी कि डांस का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डांस यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। क्यों इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, बिकॉज द वर्ब डांस डज नॉट हैव इट्स ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट डज नॉट हैव इट्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि यहाँ पे डांस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। सिक्स सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब है और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब, मान लो पूछ लिया कौन सी फाइनाइट वर्ब है, तो वो हम जानते हैं जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस से मॉडिफाई होती है वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। तो लीव का पास्ट टेंस क्या होता है, लेफ्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द पास्ट टेंस, हेंस हमें लीव का लेफ्ट लगाना है, तो यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब आ रही है, तो जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आएगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन शी लेफ्ट द चाइल्ड क्राइंग, वह बच्चे को रोता हुआ छोड़ गई, रोता हुआ, करता हुआ का सेंस आएगा, टहलते हुए वॉकिंग, दौड़ते हुए रनिंग, कहने का मतलब जो एक्शन ये शो कर रहा है कि करते हुए, वो क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, करना, वॉकिंग, टहलना, तो कहने का मतलब जो करना या करते हुए या करने के लिए, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं जिसमें इन्फिनेटिव जीरेंड या पार्टिसिपल आता है। तो लेफ्ट इज फाइनाइट वर्ब। क्राइंग याद रखिएगा, यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट ये फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन कह रहा शी लेफ्ट द बेबी, वह बेबी को छोड़ के गई, कैसे, क्राइंग। अब छोड़ते हुए के सेंस में क्राइंग ही आएगा, चाहे वह छोड़ते हुए जाती है, लीव्स कर दें, चाहे छोड़ते हुए जाएगी, विल लीव कर दें, लेकिन रोते हुए के सेंस में क्राइंग ही आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा, यानी कि इस वर्ब पे टेंस का और सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं, हेंस दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और दिस इज फाइनाइट वर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, टू द स्टेशन, क्या करने गया, टू मीट, मिलने के लिए। अब वेंट पास्ट टेंस है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, पास्ट फॉर्म वेंट होता है, यानी कि ये भी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आया है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन मिलने के लिए, अब कोई भी काम करने के लिए कोई एक्शन होगा तो हमेशा टू लगा के ही आएगा, इसका मतलब ये जो वर्ब है इसके ऊपर टेंस का सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं, इसका मतलब ये भी नॉन फाइनाइट। तो क्राइंग एंड टू मीट ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, लेफ्ट एंड वेंट फाइनाइट वर्ब है, तो ये दोनों फाइनाइट वर्ब हुई, फाइनाइट वर्ब्स, ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हमने कुछ एक्सरसाइज इसलिए करा दिए कि जितने भी पॉइंट्स आप पढ़े हैं उनको एक्सरसाइज के तौर पे आप समझ लें। आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वर्ड्स के बारे में, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, अंडरलाइन करके पूछ लिए जाते हैं,
टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। टीजीटी पीजीटी में कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं, कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से, यानी वर्ब तो रिकग्नाइज करना इट्स वेरी इजी, बट वर्ब में क्या फाइनाइट वर्ब कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी है, ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है, इनट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये रिकग्नाइज करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन हम और आपको समझा दें जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। ये देखिए, जैसे आगे मान लीजिए, माई मदर गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पे मी कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने आपको एक चीज़ समझाया था, जो हुम की बात करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो व्हाट की बात करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो माई मदर गेव अ ग्लास ऑफ मिल्क किसे दिया, हुम, मी। तो यहाँ मी डिनोट्स हुम, इसका मतलब मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन माई मदर गेव मी, व्हाट माई मदर गेव मी, यहाँ व्हाट का एक्सप्रेशन पा रहे हैं हम अ ग्लास ऑफ मिल्क में, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ग्लास ऑफ मिल्क, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया मी, राइट। तो जितनी भी पॉइंट्स आज हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे पॉइंट्स पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस ज़रूर अच्छे लगेंगे, और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक यू द आंसर्स। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिलेगी। और लॉकडाउन के दौरान हम लोग चूँकि सबसे अच्छा तरीका है हम अपना स्टडी करके टाइम पास करें। प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे होम, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो अगला वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स।